गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड को समझा था, रॉल्स लॉ समझा, आइडियल सॉल्यूशन और उसके ग्राफ पे बात करी थी कि हमने स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया था। फिर आपने रियल सॉल्यूशन देखा था कि जो आपके रॉल्स लॉ को फॉलो ना करे उसी को आप रियल सॉल्यूशन या नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोले थे। और फिर आपने कॉज देखा था कि आइडियल के लिए जो कॉज बना था, मेन फैक्टर बना था, वो था सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच फोर्स ऑफ इंटरेक्शन और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच फोर्स ऑफ इंटरेक्शन अगर इक्वल होता था तो सॉल्यूशन आइडियल बिहेवियर शो करता था। और यदि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इक्वालिटी शो नहीं करता था, इनइक्वालिटी शो करता था, इट मींस लेस देन और ग्रेटर देन वाला जब केस था, तो उस कंडीशन में हम लोगों ने रियल सॉल्यूशन के ऊपर बात करी थी, यानी पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के ऊपर बात करी थी। और लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने कहा था कि अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से हम लोग को बात करना है। तो सबसे पहला चीज हम लोगों का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और मैंने कह दिया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम लोग सीपी से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। सबसे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यदि आप समझो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज करने का मतलब होता है कि सॉल्यूशन का या लिक्विड का ऐसा प्रॉपर्टीज जो सिर्फ डिपेंड करे मोल्स ऑफ द सोल्यूट पे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट पे, या फिर डिपेंड करे आपके नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे, तो उस प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। एक बार फिर से हम लोग लिखते हुए भी बात कर लें कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है। कि सच प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन की जगह पे हम लोग लिक्विड भी यूज कर सकते हैं। तो सच प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन which depends upon number of solute particle, gram equivalent of solute particle, gram equivalent of solute particle and moles of solute particle, moles of solute particle। क्या मतलब हुआ कि आपके सॉल्यूशन का या लिक्विड का ऐसा प्रॉपर्टी जो सिर्फ डिपेंड करे नंबर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल पे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे, या फिर मोल्स ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल पे, ऐसे प्रॉपर्टीज को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। और मैंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए बात करी थी कि 4 तरह के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं: रिलेटिव लोडिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोसिस। अब बात करते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, सेकंड पॉइंट पे जरा ध्यान देंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड नहीं करता, तो नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे, नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कभी भी डिपेंड नहीं करता नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में डिपेंड्स अपॉन, ऐसा हो सकता है कि कुछ जगह कुछ सॉल्यूशन के लिए जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं वो डिपेंड करें किस पे भाई, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। एकदम बढ़िया से बात करते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो सिर्फ डिपेंड करता हो नंबर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल पे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे और मोल्स ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल पे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कभी डिपेंड नहीं करता नेचर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल पे। कुछ सॉल्यूशन के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल, क्योंकि सॉल्यूशन हो सकता है कि आपका डाइल्यूट हो सकता है कि कंसंट्रेटेड हो। अब 4 तरह के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं, जिसमें पहला है आपका रिलेटिव लोडिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। अब रिलेटिव लोडिंग ऑफ द वेपर प्रेशर की अगर मैं बात करूं, अगर मैं RLVP की बात करूं, रिलेटिव लोडिंग ऑफ द वेपर प्रेशर की, तो मैंने राउल्ट्स के सेकंड केस को पढ़ाया था। आप पिछले वीडियो लेक्चर को याद करो, राउल्ट्स सेकंड केस, जब मैंने आपको बताया था कि जब सॉल्यूट पार्टिकल आपके, व्हेन सॉल्यूट पार्टिकल इज नॉन volatile and solvent is
वोलाटाइल। जब आपका सोल्यूट नॉन वोलाटाइल था और सॉल्वेंट आपका वोलाटाइल था, तो हम लोगों ने एक रिलेशन निकाल के रखा था, और इस रिलेशन में हम लोगों ने लाया था पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बी इज इक्वल टू द एक्स। यही आपका RLVP का था। आई होप गाइस कि पिछला वीडियो लेक्चर याद होगा। जिन्होंने आज का वीडियो देख रहे हो और पिछला वीडियो नहीं देखा तो पिछले वीडियो को आप देखना, तो वहां मैंने आपके रॉल्स लॉ के सेकंड केस में RLVP को डिस्क्राइब कर चुका। दूसरा अगर आप बात करो तो दूसरा होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पहला तो हम लोग तो समझ ही चुके हैं कि RLVP क्या है, वही रॉल्स का सेकंड केस। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को डिसाइड करें कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है। बॉइलिंग पॉइंट का कहना है भाई कि सच पॉइंट एट व्हिच वेपर प्रेशर ऑफ liquid becomes equal to the atmospheric pressure। मतलब किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करना है अगर अपने को, तो जब लिक्विड का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपस में इक्वल हो जाए तो उसी पॉइंट को, उसी टेम्परेचर को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और at normal boiling point जो आपका वेपर प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना कंसीडर करेंगे? खास करके वाटर के रेस्पेक्ट में तो और आसान कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका कितना 1 atm, इधर कितना 760 mm ऑफ Hg। ये आपको न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प करेगा। जब कभी कभी सॉल्वेंट का प्योर वेपर प्रेशर नहीं दिया रहेगा तो उस समय हम लोग 1 एटमॉस्फेरिक और 760 mm ऑफ Hg लेकर कैलकुलेशन करते हैं। अब आती है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की बात कि क्यों आपको बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना पड़ता है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्यों बॉइलिंग पॉइंट में आपको इंक्रीजमेंट चाहिए? यदि आप सही से देखो कि मैं आपको दो केस बनाऊं। पहला चीज ये आपको याद होगा कि डॉट क्रॉस से मैंने सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए नोटेशन लिया था, रिप्रेजेंटेशन लिया था, और आप इसे हीट किए थे। अगर ऐसे कंडीशन में जब ए और बी दोनों आपके क्या हैं, वोलाटाइल है, तो ए और बी दोनों वोलाटाइल होगा तो आपको ये भी याद था कि वेपर फेज में भी दोनों ही आने वाले हैं, डॉट वाले भी और क्रॉस वाले भी, मतलब सॉल्यूट भी आने वाले हैं और सॉल्वेंट भी आने वाले हैं। अब इससे एक कंपैरिजन यदि आप कर लो कि अपने पास तो डॉट क्रॉस यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट लेकर आप काम करते हो, लेकिन इस समय यदि सॉल्वेंट आपका वोलाटाइल हो और सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल हो, और अगर अब आप इसे हीट करो तो क्या ये जो डॉट पार्टिकल्स यहां पड़ा हुआ है पहले लेयर में, सरफेस के लेयर में, अगर ये वोलाटाइल नेचर का नहीं है तो ये अपने प्लेस से डिस्प्लेस नहीं करेगा। और अगर अपने प्लेस से डिस्प्लेस नहीं कर रहा तो जस्ट अपने नीचे जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स को रखा हुआ है इसको वेपर फेज में बदलने नहीं देगा। इसका मतलब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के प्रेजेंस होने के कारण जो सरफेस एरिया होता है वेपोराइजेशन के लिए वो डिक्रीज कर जा रहा है। और अगर सरफेस एरिया फॉर वेपोराइजेशन डिक्रीज कर जा रहा तो आपका रेट ऑफ वेपोराइजेशन डिक्रीज करेगा विद कंपैरिजन टू दिस केस। और यदि रेट ऑफ वेपोराइजेशन घट गया तो स्वाभाविक सा बात है कि वेपर प्रेशर घटेगा। इतनी बातें क्लियर होंगी। अब इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लिख लेते हैं। और अब इसको लिखने से पहले हम लोग
जब बात करें क्या भाई कि व्हेन नॉन वोलाटाइल solute is present in volatile solvent, then पहला पॉइंट क्या बन गया आपका कि जो सरफेस एरिया है फॉर वेपोराइजेशन ये अपना क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। अगर सरफेस एरिया डिक्रीज कर गया तो आपका रेट ऑफ वेपोराइजेशन ये भी क्या होगा भाई, डिक्रीज करेगा। इसका मतलब वेपर प्रेशर भी आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब जरा सोचो कि यदि वाटर को नॉर्मली से या सिंपली हम लोग गर्म करें तो वेपर प्रेशर आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, और वो कब होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। लेकिन यदि उसमें आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला देते हो लाइक सैंड पार्टिकल्स, अब यदि उस मिक्सचर को, उस सॉल्यूशन को आप फिर से गर्म करते हो तो अभी आपका सॉल्यूशन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर फेज में नहीं आएगा, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं होगा। तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा कि हीट सप्लाई करना पड़ेगा, ताकि आप उस घटे हुए वेपर प्रेशर को फिर से बढ़ा के 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ले जा सको। यही आपका कहलाता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब इन सारे फैक्टर की वजह से और ग्राफिकल अप्रोच को लेते हुए हम लोग बात करेंगे कि भाई क्या क्या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ग्राफिकल अप्रोच से क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे और ग्राफ से हम लोग कैसे आगे क्वेश्चन बनाएंगे। पहले आप लिख लो फिर आगे बात करते हैं।